Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study that how we can convert light energy into electrical energy. In previous lectures we observed that electrical energy can be converted into light energy. But today we are going to observe the reverse process. So let's see how the reverse process is possible. The device which is used for the reverse process, which means the device which is used for the conversion of light energy into electrical energy, that device has a name photodiode, and the other one which is also used for the same purpose is named as the photovoltaic cell. Before going into the detail of photodiode and photovoltaic cell, I would like to tell you the history of photo and diode. आपने अगर अपने सराउंडिंग में कभी देखा हो तो दो सोर्सेज ऐसे हैं एनर्जी के जो बहुत ही डेली लाइफ में आपको अबंडेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं. उनमें से एक सोर्स जिसका नाम है सन, वो डेली आपको सोलर एनर्जी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोवाइड करता है और आपको इसके लिए कोई बिल भी पे नहीं करना पड़ता. सो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ. एंड द सेकेंड वन इज सैंड, रेत, सॉइल. आप सोच रहे होंगे कि सॉइल में से एनर्जी कैसे मिल सकती है. सॉइल जो है वो कंटेन करता है 99.999% ऑफ सिलिकॉन. और सिलिकॉन वो सेमीकंडक्टर है जिसका नाम आप 18 चैप्टर में रिपीटेडली सुनते आ रहे हैं. ये सिलिकॉन कहाँ बैठा हुआ था? ये सिलिकॉन उस सैंड में बैठा हुआ था जो आपके सराउंडिंग में ऑलमोस्ट हर तरफ ही है. जब हम इस सैंड में से सिलिकॉन को केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं तो ये पहले रॉ सिलिकॉन में कन्वर्ट होती है. रॉ सिलिकॉन में कन्वर्ट होने के बाद हम अगेन इसे एक केमिकल रिएक्शन से गुजारते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं गैसियस सिलिकॉन में. जब ये गैसियस सिलिकॉन में कन्वर्ट होती है तो यहाँ फिर इस बेचारी सिलिकॉन को एक और केमिकल प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर. और इस सॉलिड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को फिर हम कट करते हैं स्मॉल वेफर्स में जिन्हें आप सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं. और फिर यहां से इस सिलिकॉन में हम डोपिंग करके इसको कन्वर्ट करते थे पी और एन टाइप मटेरियल्स में जिससे बनता था डायोड. स्टूडेंट्स, जो फोटो डायोड वर्ड है ये बेसिकली दो आपके सराउंडिंग की ही चीजों से रिलेटेड है ना. अमेजिंग बात कि फोटो रिलेटेड है सन से, क्योंकि फोटो का मतलब है फोटॉन्स जो कि हम लेंगे सनलाइट से. और जो दूसरा इसका हाफ पोर्शन है दैट इज डायोड. डायोड कहां से चला था? सैंड से. सैंड से चलते चलते साइंस ने उस सैंड को देखें कैसे कन्वर्ट कर लिया एक डायोड की शक्ल में. अब इस फोटो और डायोड के कॉम्बिनेशन से हम एक और एडवांटेज भी हासिल करेंगे. और वो एडवांटेज क्या है कि हम इस फोटोन की एनर्जी को जो कि एक सनलाइट से हमें मिलेगी, उस फोटोन एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इस कन्वर्जन को अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे. कैसे फोटो डायोड वर्क करेगा देखिए जरा. आपके पास एक डायोड है और उसके डिप्लीशन रीजन में, जिसको आप पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, वहां पर हमें नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस बैरियर पर जब आप सनलाइट फॉल करेंगे तो सनलाइट इस डायोड में एंटर होते ही एक काम करेगी. वो काम क्या होगा? आप जानते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं. जब सनलाइट
उन सिलिकॉन एटम पर फॉल करेगी तो सनलाइट के फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और होल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहां आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि जब आपने डायोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन होना चाहिए रिवर्स बायसिंग के अकॉर्डिंग। क्यों होना चाहिए? तो उसकी रीजन कुछ इस तरह से है कि जब आपका ये पीएन रीजन डायोड के साथ आपने कनेक्ट किया तो आप देखें आपने एन को पॉजिटिव साइड और पी को नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट किया है और इस डिप्लीशन रीजन में हमने फोकस करके जब लाइट को फॉल किया तो इसके अंदर क्या हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे ही इस रीजन में मौजूद सिलिकॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जनरेट होगा उस पर होगा नेगेटिव चार्ज और जो होल जनरेट होगा विच इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम वर्चुअली पॉजिटिव कंसिडर करते होते हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुआ और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी जो कि इसको फोटोन ने दी है और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। सो इस नेगेटिव पोटेंशियल के रिपल्सिव इफेक्ट और फोटोन से जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की ये दोनों वो बिहेवियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। सो इस इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में एंटर हो जाएगा और एन रीजन जो पहले किस बायसिंग में है रिवर्स बायसिंग में वहां पर मौजूद है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी और ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से रिमूव होने वाले हाईली वेलोसिटी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो इस डिप्लीशन रीजन में कंटिन्यूअसली फोटोन की एनर्जी की वजह से फ्री होते जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव पोटेंशियल अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और आपको एक करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट की है, लेट्स सपोज आपने बल्ब ही कनेक्ट किया, तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा आपका बल्ब ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जाएं तो इस इंक्रीजिंग इंटेंसिटी की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उनका नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आपने बल्ब कनेक्ट किया है तो उसका ग्लो या उसकी ब्राइटनेस विद टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उससे इंक्रीजिंग करंट मिलेगा और अगर आपने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है तो एमीटर की नीडल आपको इंक्रीजिंग करंट की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब फोटॉन्स या सनलाइट आपके डायोड के डिप्लीशन रीजन पर फॉल करती है वो वाला डिप्लीशन रीजन जो ऑलरेडी रिवर्स बायसिंग के अंदर है और रिवर्स बायसिंग की वजह से आपके सर्किट में कोई भी करंट इनिशियली नहीं था, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल हुई तो रिवर्स बायसिंग होने के बावजूद आपको सर्किट में करंट फ्लो होता हुआ नजर आया। उसकी क्या रीजन थी कि जब सनलाइट फॉल हुई उस सनलाइट के फोटॉन्स ने डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया और अपनी एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर दी। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इलेक्ट्रॉन अपने सिलिकॉन एटम को छोड़ देंगे और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और वो जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से रिलीज हुए उनको ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल करेगा और फोटोन ने भी उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। सो रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल
and the kinetic energy which is gained by the photon that will increase the kinetic energy of the electron. इन दोनों इंक्रीजिंग फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इंजेक्ट होगा n रीजन के अंदर. जैसे ही इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कैरी करता हुआ n रीजन में गया तो उसे पॉजिटिव पोटेंशियल की अट्रैक्शन फील हुई और इस अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रॉन ने सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर दिया. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज जनरेटेड बाय द फोटॉन्स. सो दिस करंट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसको जनरेट किया है फोटॉन्स ने. अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो आपको इसके ऑपोजिट यानी इस तरफ एरो नजर आएगा करंट का, और ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि हम हमेशा ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो ये मूव कर रही होगी फ्रॉम एन साइड ऑफ द डायोड टूवर्ड्स द पी साइड ऑफ द डायोड. इसको अगर आप डायोड को सिंबॉलिकली इंडिकेट करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा. ये एरो इंडिकेट करता है पॉजिटिव साइड, ये लाइन इंडिकेट करती है नेगेटिव साइड, और इसमें आपको फोटॉन्स इनवर्ड आते हुए नजर आएंगे. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब एलईडी पढ़ा था तो एलईडी में ये एरोज आउटवर्ड थे, क्योंकि एलईडी फोटॉन्स ओरिजिनेट कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है आपको. सो यहां पर हम फोटॉन सिस्टम को दे रहे हैं. सो फोटॉन इनवर्ड जा रहे हैं और इनके आने से सर्किट में क्या जनरेट हो रहा है, एक करंट, और जिसका डायरेक्शन ओरिजिनल अगर आप ड्रॉ करें तो वो इस तरफ होगा, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन ये वाला होगा. और आपको मैंने ये भी बताया कि जैसे जैसे आप फोटॉन की अमाउंट को इंक्रीज करते जाते हैं, विच मीन्स जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज होने से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतना ही ज्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो करेगा. सो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो आपके पास सिस्टम में रिवर्स करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अब आपके दिमाग में यकीनन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें रिवर्स बायसिंग करने की क्या जरूरत थी, हमने क्यों नहीं फॉरवर्ड बायसिंग की. सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि हमारा फोटो डायोड को बनाने का जो मकसद था वो था डिटेक्शन ऑफ लाइट, कि हम किसी जगह पर अगर ये चेक करना चाहते हैं कि लाइट मौजूद है या नहीं है तो हम फोटो डायोड को यूज करेंगे. अब दोबारा आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि लाइट तो नजर आ रही होती है, उसको डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ विजिबल रीजन के जो 7 कलर्स वाली लाइट है वो नजर आ सकती है, लेकिन अगर आप अल्ट्रावायलेट रीजन या इंफ्रारेड रीजन की लाइट की बात करें तो वो आपको नजर नहीं आती. लेट्स सपोज अगर इस वक्त कमरे में आप जहां बैठे हैं वहां अंधेरा हो तो आप कहेंगे कि यहां कोई लाइट नहीं है, बट मे बी वहां पर कोई अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस हो और वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी. अगर वो आपको नजर नहीं आ रही तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सराउंडिंग में इनविजिबल रेडिएशंस मौजूद हैं या नहीं हैं. सो उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए आपको रिवर्स्ड बायस्ड फोटो डायोड यूज करना पड़ेगा. अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता तो फिर ये तो ऑलरेडी ही आपको करंट दे रहा होता. अगर हमने इसे रिवर्स्ड बायस्ड किया है तो इसकी अपनी सर्किट की करंट क्या होगी, 0 होगी. और जैसे ही हम इसे किसी ऐसी जगह रखते हैं जहां इनविजिबल रेज हैं, तो अगर आपको तो वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो इनविजिबल रेज इसके डायोड पर फॉल करेंगी तो वो इनविजिबल रेडिएशंस उसके डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगी और सर्किट में करंट फ्लो करेगा. जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की इंडिकेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि उस रीजन में कोई ना कोई रेडिएशंस मौजूद हैं. सो इस पर्पस के लिए, क्योंकि हमने इसे यूज करना है, इसलिए आप इसको रिवर्स्ड बायसिंग में रखते हैं, सो दैट इनिशियल करंट इन द सर्किट इज 0 एंड व्हेन सम लाइट हिट्स द
diode, then you can detect the presence of that light with the help of the current which is generated by the electron hole pairs. So हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहां कहां और कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं. इसमें एक तो आपने ये याद रखना है कि हमेशा डायोड रिवर्स्ड बायस है, मैं रिपीटेडली आपको बता चुकी हूं. और दूसरा, अगर आप इसके यूजेस देखें तो पहला यूज तो इसका वही है कि आपने विजिबल एंड इनविजिबल लाइट की प्रेजेंस को अगर चेक करना है तो आप डायोड की मौजूदगी में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे करंट नहीं होगा. जैसे ही कोई लाइट फॉल करेगा तो ये करंट देगा और वो करंट की प्रेजेंस आपको लाइट की प्रेजेंस इंडिकेट करेगी. दूसरे जो यूजेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. पहला है ऑटोमेटिक स्विचिंग और लॉजिक सर्किट्स. ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, जिसमें आप अगर बर्गलर अलार्म का नाम आपने सुना होगा. अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां एंट्रेंस पर एक डोर होता है जिसमें से आप गुजरते हैं तो एक बीप की आवाज आती है. वो जो बीप की आवाज है बेसिकली वो आपके फोटो डायोड का ही फंक्शन होता है. होता यह है कि जब आप डोर में से क्रॉस करते हैं तो आप फॉर द टाइम बीइंग फॉर अ मोमेंट जो लाइट है उसको ब्लॉक करते हैं. सो आपके गुजरने से पहले वहां पर फोटो डायोड का फंक्शन कंप्लीट हो रहा होता है और एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है. लेकिन जैसे ही आपने डोर को क्रॉस किया तो डोर के क्रॉस करते ही आपने लाइट का पाथ रोक दिया. जैसे ही आपने लाइट का पाथ रोका और करंट फॉर अ मोमेंट 0 हुई तो उसको वो 1 काउंट करेगा. और जैसे ही दूसरा बंदा वहां से गुजरा तो उसने अगेन लाइट को ब्लॉक किया. जैसे ही लाइट ब्लॉक होगी तो वो जो बीप की आवाज आएगी उसके साथ ही काउंटर नंबर 2 काउंट करेगा. सो डेली पूरा सुबह से लेकर शाम तक जितने बंदे उस मॉल में से उस दरवाजे में से गुजरेंगे वो फोटो डायोड उनको काउंट देता रहेगा. यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि मॉल में रूटीन लाइफ में डेली कितने बंदे आते हैं शॉपिंग के लिए. दूसरा, अगर आप देखें तो आप जब कपड़े खरीदते हैं या कोई भी और चीज आपने अगर शॉपिंग मॉल में देखी तो उसके साथ एक टैग लगा हुआ होता है. वो जो टैग है वो बेसिकली फोटो सेंसिटिव टैग होता है. वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई उन चीजों को चोरी ना कर सके, क्योंकि वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ अटैच्ड होता है. तो आप उसको रिमूव करना भी चाहें उस चीज के ऊपर से तो वो वहां से रिमूव नहीं होता. सो आपको मजबूरन, अगर आपका इरादा खराब है और आप चीज चोरी करना चाहते हैं तो आप उसको बैग में रखकर जैसे ही उस दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो वहां पर उन्होंने ऐसी फोटो डायोड सिस्टम के साथ ऐसी अरेंजमेंट और ऐसी रेज कनेक्ट की हुई उनमें से इमिट हो रही होती हैं कि जैसे ही वो रेज आपके उस बैग में मौजूद चीज के कोड के साथ मैच करेंगी तो फौरन ही साउंड आएगी या बीप की आवाज आएगी, जिससे वहां मौजूद जो मैनेजमेंट है उसे पता चल जाएगा कि आपने कोई इलीगल तरीके से चीज को लेकर जाने की कोशिश की है. सो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट टाइम बहुत ही एहतियात कीजिएगा. इसके अलावा जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, जिसका आपने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, वहां पर दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं. दोनों से मुराद है एलईडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था वो, और फोटो डायोड. ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर लाइट एमिटिंग डायोड रखा जाता है और वो लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके फाइबर में एंटर करवाता है. जबकि दूसरे एंड पर जब सिग्नल पहुंचता है, सपोज ये फाइबर है, इस एंड से एलईडी ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया और फाइबर के अंदर से सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ जब दूसरे एंड पर पहुंचता है तो अब हमें जो हमारे सर्किट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल करंट की पहचान है, लाइट की नहीं है. सो यहां पर जब लाइट का सिग्नल पहुंचेगा तो वो उस लाइट सिग्नल को दोबारा हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत है. सो उस लाइट सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस रिसीविंग एंड पर फोटो डायोड लगाते हैं. सो ऑप्टिकल फाइबर का जो ट्रांसमिशन का एंड होता है वहां एलईडी लगाए जाते हैं और जो रिसीविंग एंड होता है वहां पर फोटो डायोड लगाए जाते हैं. सो इस तरह हमारा फोटो डायोड और एलईडी दोनों
आपके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने टीवी को जब भी ऑन करना हो तो आप रिमोट की हेल्प लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमोट के अंदर LEDs अटैच्ड होते हैं जिसमें गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल आप यूज करते हैं, और गैलियम आर्सेनाइड आपको इनविजिबल रीजन की रेडिएशंस देता है, लाइट देता है। सो रिमोट से जब आप टीवी को स्विच ऑन करते हैं तो बेसिकली रिमोट से लाइट सिग्नल जाता है, लेकिन टीवी जब उस लाइट सिग्नल को रिसीव करता है तो उस टीवी के सर्किट ने उस लाइट सिग्नल को अब चेंज करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो टीवी का जो रिसीविंग एंड है वहां पर अगेन फोटोडायोड्स अटैच्ड होते हैं, और वो फोटोडायोड रिमोट से आने वाले लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो देखा स्टूडेंट्स किस तरह फोटोडायोड आपके इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारी डिवाइसेस में डेली रूटीन में यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट एक और भी डिवाइस है जिसका नाम है फोटोवोल्टाइक सेल। अब फोटोवोल्टाइक सेल और फोटोडायोड का फंक्शन मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इनकी कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग बिहेवियर में फर्क है। तो चलिए देखते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक्स में बनी हुई डायग्राम पर जाएं तो वो एक 2D डायग्राम है फोटोवोल्टाइक सेल की। इसको देखकर इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल का 3D वर्जन कैसा होता है। इसमें आपने देखा कि आपके पास एक ब्लू और रेड कलर का मटेरियल या स्लैब्स आपको नजर आ रही हैं। ये आपके N और P टाइप मटेरियल्स हैं। जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है N रीजन को, और जो रेड कलर है वो इंडिकेट कर रहा है P रीजन को। इन दो प्लेट्स को कंबाइन करने के बाद अगर आप देखें तो आपको अपर सरफेस पर एक फिंगर की शेप की मेटल की लेयर नजर आएगी, और आपको बॉटम की जो सरफेस है वहां पर एक फुल सॉलिड मेटल की लेयर नजर आ रही है। और इनके ऊपर यानी जब आप N, P और दोनों जो मेटल लेयर्स हैं उनको जोड़ लेते हैं तो टॉप सरफेस पर और बॉटम सरफेस पर हम इस पर ग्लास की कोटिंग करते हैं, ताकि इसको सराउंडिंग के जो डिसएडवांटेजेस क्रिएटिंग फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट हो गया या कोई और ऐसी चीज जो इसको खराब कर सकती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास की कोटिंग की जाती है। ये आपका बनता है फोटोवोल्टाइक सेल। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है N और P रीजन में। जो आपका P रीजन है वो हमें थोड़ा थिन यूज करना पड़ता है, और जो N रीजन है वो हम थिक यूज करेंगे। एक तो ये, और दूसरा जो आपका P और N रीजन जिसके अंदर आपने डोपिंग की हुई होगी, वो डोपिंग आपने हाई कंसंट्रेशन की डोपिंग करनी है। अब ये दोनों चेंजेस हमें क्या फायदा देती हैं? अगर आप N और P रीजन की डोपिंग को बहुत ज्यादा करते हैं तो उस डोपिंग से डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जो डिप्लीशन रीजन बनेगा वो अच्छा खासा थिक बनेगा, और इसके थिक बनने से हमें जो फायदा होगा वो ये होगा कि जब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा होगी तो वहां अवेलेबल सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स भी हमारे पास ज्यादा होंगे। सो हम ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट कर सकेंगे। सो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो P है वो थिन लेयर है और जो N है वो थिक लेयर है, एंड द सेकेंड थिंग इज P की डोपिंग और N की डोपिंग आपने हाई कंसंट्रेशन में करनी है। इससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें फायदा ये होगा कि डिप्लीशन रीजन अच्छा खासा थिक बनेगा। जब डिप्लीशन रीजन थिक होगा तो हमारे अवेलेबल सिलिकॉन एटम डिप्लीशन रीजन के अंदर जो हैं वो ज्यादा होंगे, और हम लाइट की हेल्प से जब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की जो अमाउंट है या जो नंबर है वो हमारे पास ज्यादा होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नजर आएगी आपके इस सर्किट में, अगर आप अपनी बुक पर जाएं तो जो सर्किट है उसमें आपको कहीं पर भी बैटरी नजर नहीं आ रही।
कोई भी ना फॉरवर्ड बाइसिंग है इसमें और ना ही इसमें कहीं पर रिवर्स बाइसिंग है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि विदाउट डीसी सोर्स कैसे हमारे पास लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। विदाउट अ डीसी सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को। उसकी कैसे जनरेशन होगी, उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स तो मैंने आपको बताई कि आपने एन और पी हेविली डोप्ड रखने हैं और इसमें जो टॉप लेयर है जिसको आप पी रीजन कह रहे हैं वो आपका थिन होना चाहिए। सो आप देखें कि जैसे ही लाइट डिप्लीशन रीजन पर फॉल करेगी तो उसको मिलेंगे न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स और लाइट एनर्जी उन सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगी और जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ सिलिकॉन एटम से तो नेगेटिव साइड ऑफ पोटेंशियल बैरियर उसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करता हुआ एन रीजन में एंटर हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एन रीजन में एंटर हुआ तो वहां मौजूद ऑलरेडी जो वहां एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके साथ भी वो कोलाइड करेगा। अब यहां मैं आपको बता चुकी हूं कि डिप्लीशन रीजन आपका वाइड होना चाहिए। सो क्या होगा कि वाइडर डिप्लीशन रीजन की वजह से बहुत ज्यादा सिलिकॉन एटम्स जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे वो ज्यादा अमाउंट में आपके एन रीजन में आएंगे और जो होल्स जनरेट होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पी रीजन। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन एन और पी रीजन में बढ़ेगी तो एन और पी रीजन में एक हाई पोटेंशियल की फॉर्म जनरेट होगी या हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होंगे। अब जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने एन रीजन के साथ मेटल का, जो मैंने आपको 3D एनिमेशन दिखाई थी, उसमें अगर आपका वो मेटल केसिंग अटैच्ड ना होता तो इन इलेक्ट्रॉन को मूव करने का रास्ता नजर ना आता। लेकिन क्योंकि हमने मेटल अटैच किया हुआ है और आप जानते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, तो जैसे ही ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जाएगा तो मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक पाथ प्रोवाइड करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे ही डिप्लीशन रीजन में लाइट आई थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए और आपके सर्किट में लगे हुए बल्ब को उन्होंने ऑन कर दिया। सो जैसे जैसे आप फॉल होने वाली लाइट की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे और जितना आपने अच्छा डिप्लीशन रीजन वाइडर जनरेट किया होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे और उतना ही हाई टू लो लेवल कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की सर्किट में मूवमेंट होगी और आपको करंट की अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। सो ये एक ऐसा फोटो डायोड का यूज था जिसमें आपने ना तो फॉरवर्ड बाइसिंग की ना ही रिवर्स बाइसिंग की और थोड़ी सी ही चेंजेस ऑफ डोपिंग के साथ आपने ऐसा डिप्लीशन रीजन बनाया जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की हायर कंसंट्रेशन ने खुद ब खुद ही मेटल को यूज करते हुए एक ऐसा करंट जनरेट किया जो आपके सर्किट में लगी हुई डिवाइसेस को मिला तो उनका फंक्शन एक प्रॉपर फंक्शन की तरह स्टार्ट हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने जब एन और पी लेयर्स ली तो हमने पी को थिन कंसंट्रेशन में क्यों यूज किया, और दूसरा जो पी के ऊपर आपने मेटल कोटिंग की है उसको हमने इस तरह फिंगर की शेप्स में क्यों यूज किया है। तो इसका आंसर ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब लाइट पी रीजन पर फॉल करे तो वो फौरन से डिप्लीशन रीजन तक पहुंचे ताकि फोटॉन्स अपनी एनर्जी कम से कम लूज करते हुए डिप्लीशन रीजन को अप्रोच करें। अगर आप पी रीजन थिक रख देंगे तो फोटोन अपनी बहुत सारी एनर्जी पी रीजन को ही क्रॉस करने में यूज कर लेंगे। सो पी जितना थिन होगा फोटॉन्स उतनी जल्दी डिप्लीशन रीजन पर अप्रोच करेंगे। और सेकंड, हमने मेटल को इस तरह क्यों लगाया कि उसके बीच में हमें गैप्स हैं, हमने पूरी एक मेटल प्लेट क्यों नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि ये है टॉप सरफेस और आपने लाइट को
टॉप से ही हिट करवाना है और इसी साइड से आपने करंट को भी कंडक्ट करवाना है, कंडक्टिंग पाथ देना है। सो दोनों पर्पस अचीव करने के लिए हम मेटल इस तरह अटैच करते हैं कि 40% आपका जो पोर्शन है, अपर पोर्शन, 40% उसका मेटल के साथ अटैच्ड हो और 60% आपके आने वाले फोटॉन्स के लिए अवेलेबल हो। अगर आप सारे को ही मेटल से कवर कर देंगे तो फिर फोटॉन्स पी रीजन से जाकर आपके डिप्लीशन रीजन को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। सो फोटॉन को पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें खाली जगह छोड़नी पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ा बहुत 40% तक का मेटल भी कनेक्ट करना पड़ा। सो ये रीजंस थी कि कैसे आपने या क्यों आपने पी और एन रीजन में डोपिंग की कंसंट्रेशन बढ़ाई, क्यों आपने पी थिन यूज किया, एन वाइडर यूज किया। एन अगर वाइडर हो तो आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, सो आप करंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। और सेकेंडली कि आपने मेटल केसिंग क्यों टॉप पर डिफरेंट अंदाज में लगाई और बॉटम पर एक सॉलिड लेयर अटैच की। मेटल का यूज करना एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करना था। अब ये वाला फोटो सेल हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं, इसके लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो है फॉर चार्जिंग बैटरीज। अगर आपने कहीं पर बैटरी को चार्ज करना है, जिस तरह के आजकल बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं, तो वो सोलर पैनल बेसिकली इसी तरह सोलर सेल्स को डिफरेंट को सीरीज में कनेक्ट करके बनाए जाते हैं। उन सोलर सेल्स की या सोलर पैनल्स की हेल्प से आप सनलाइट को यूज करके डिफरेंट बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। और इन्हीं को जो सोलर पैनल्स हैं, इन्हीं को आप यूज करते हैं सैटेलाइट्स के अंदर, जहां पर आप कोई डीसी सोर्स नहीं कनेक्ट करते। सिंपल आपने एक अपना सोलर सेल कनेक्ट किया, जैसे आप फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। उस फोटोवोल्टाइक सेल को कनेक्ट करके सनलाइट की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगेन आप डिफरेंट बैटरीज में स्टोर करते हैं और सैटेलाइट के अंदर, क्योंकि डिफरेंट आपको फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करंट की जरूरत होती है और वो करंट फिर उन बैटरीज की हेल्प से पूरे सर्किट को मिलता है। और वो वाले एरियाज जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज हैं, बहुत दूर हैं, विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर हम फोटोवोल्टाइक सेल की हेल्प से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे बगैर बाइसिंग के, बगैर किसी डीसी सोर्स के आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे दो यूजेस, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल, जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन इस थोड़े से डिफरेंस ने किस तरह आपके सन और सैंड में मौजूद चीज़ों को आपके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मजीद यूजेस देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद देखेंगे कि डायोड्स को कैसे आप अपनी लाइफ में डिफरेंट एडवांटेजेस की फॉर्म में देख सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।